बच्चों देखिए, 12th बोर्ड में आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आते हैं। हम 2010 से 2021 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो 2010 से लेके 2021 तक के जो क्वेश्चन हैं उसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं उनको मैंने कलेक्ट किया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वो देखो आप। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 1 नैनोकूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बड़ा ही आसान है, एक्चुअल में इजी ही आते हैं। 12th बोर्ड में कौन से क्वेश्चन जोरदार आते हैं। Q अपॉन ई, Q है आपका 1 नैनोकूलम 10 की पावर -9 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका आंसर आ गया बी। देखो बी आपका आंसर होगा, राइट। ईच ऑफ द टू चार्जेज आर डबल्ड। देखिए ईच ऑफ द टू पॉइंट चार्जेज आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाउ। चार्ज डबल कर दिया गया, डिस्टेंस आधी कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फोर्स आपका होता था प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा देखो इन्होंने चार्ज को डबल कर दिया और 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर को इन्होंने आधा कर दिया, डिस्टेंस आधी कर दी ना। तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी ये 4 चौक 16 है। देखना 16 टाइम आ गया, 16F आ गया। तो डी इज द राइट आंसर। देखो कितने आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ सिलिंड्रिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। सिलिंड्रिकल कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय सिलिंड्रिकल कंडक्टर विल बी। देखो एक बात सुनिए, इंडक्शन के कारण जो भी चार्ज होता है वो इक्वल अपोजिट होता है। कभी भी कोई इंडक्शन होता है, चाहे सिलेंडर में हो, चाहे स्फीयर में हो, चाहे क्यूब में हो, चाहे किसी में भी इंडक्शन के कारण चार्ज हो, चार्ज बिकॉज ऑफ इंडक्शन इज ऑलवेज जीरो। जितना प्रोटॉन आता है उतना ही इलेक्ट्रॉन आता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। कोई भी चार्ज क्रिएट टोटल जीरो ही होता है। चार्ज तो होगा, जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी पॉजिटिव लाइन चार्ज के पास में कोई सिलेंडर रखा, तो ये सिलेंडर रखा है आपने, तो सिलेंडर पर इस पॉजिटिव के पास में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, उधर की तरफ पॉजिटिव होगा, टोटल मिला के जीरो ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे। द वर्क डन कैरिंग अ चार्ज Q once around a circle of radius a with charge Q at the center। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ये कॉन्जर्वेटिव फील्ड है। कॉन्जर्वेटिव फील्ड में अगर एक सर्कल लगा दिया जाता है, साइकिल लगा दिया जाता है, टोटल वर्क जीरो होता है। तो E इज द राइट आंसर। कितने इजी सवाल होते हैं ना। हाँ, तो बेटा ये उस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते कि जेई मेन टाइप के क्वेश्चन होंगे ना, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, है ना। नीट में और जेई मेन में तो बहुत डिफिकल्ट सवाल आता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस r फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए हमने आपको बताया था E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इसका मतलब E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। 1 अपॉन r का मतलब होता है r की पावर -1। तो इसका मतलब ये हो गया आपका A इज द राइट आंसर। छठा सवाल देखिए, which one of the following graphs represents the variation of electric field strength with distance r from the center of uniformly charged conducting sphere, non-conducting sphere। uniformly charged non-conducting sphere, ध्यान दीजिए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी चार्ज पूरा अंदर तक ठूस करके भरा हुआ है। ये आपका आर्टिकल था, हमने पूरा इसको डिटेल में पढ़ाया था, बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया था। और मैंने पढ़ाया था E in proportional to R, E out proportional to 1 upon R square। तो E in proportional to R और E out proportional to 1 upon R square। E in proportional to R यानी स्ट्रेट लाइन, आउट है 1 upon R square। तो देख लो, ये मेरे को लगता है C is the right answer, क्योंकि इसमें ये अंदर स्ट्रेट लाइन है और बाहर proportional to 1 upon R square है। पहला वाला गलत है क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, दूसरा वाले में E जीरो नहीं है, इसमें है तो अंदर स्ट्रेट लाइन होती है, ये ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, तो यानी कि ये केवल C इज द राइट आंसर। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्ड बाय पैरेलल प्लेट्स एंड ऑफ वैल्यू E वोल्ट पर मीटर सेकेंड with velocity this, the plates are separated by a distance d meter, then acceleration of the electron in the field। बस इतना सही करना है क्या। अब देखो बेटा एक बात सुनो,
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो यानी कि मैं 7th क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फोर्स बराबर आएगा माइनस ई इंटू ई। फोर्स बराबर क्या आएगा? माइनस ई इंटू ई। तो एम बराबर क्या आएगा? ए बराबर क्या आएगा? ए बराबर आएगा माइनस ई अपॉन एम। भाई फोर्स एफ अपॉन एम होता है ना एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन आएगा एफ अपॉन एम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। A charged particle is free to move in an electric field. It will travel. Charged particle को free किया गया है ना। A charged particle is free to move in an electric field. It will always travel along the line of force. Along the line of force, if its initial velocity is 0. I think B is the better answer. है ना? Along the line of force, if it has some initial velocity in the direction of an active angle. No. I think best answer is B. क्योंकि देखिए मैं बताता हूं, जैसे अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं 8वें सवाल को समझा रहा हूं आपको, केवल आंसर तो आपका बी है ही। अगर आपने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल को चुपचाप रखा और फिर छोड़ दिया, तो फिर तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन अगर मान लो आपने चार्ज पार्टिकल को छोड़ा नहीं, बल्कि कुछ वेलोसिटी ऑलरेडी दे करके छोड़ी, तो जैसे मान लो यहां पे चार्ज पार्टिकल था, आपने इस तरह से इसको फेंक करके छोड़ दिया, फेंका है ना, तो अब ये ऐसे जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से होगा ये। चलिए, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed in a uniform external electric field, then torque experienced by that गलत, फर्स्ट वाला गलत है बिल्कुल। सेकंड वाला टॉर्क इज 0 if P is perpendicular to, ये भी गलत है। टॉर्क इज मैक्सिमम if P is perpendicular to E. I think this is correct। देखिए हमने 9th क्वेश्चन में टॉर्क बराबर P क्रॉस E पढ़ाया था, देखो E क्रॉस P तो हमने पढ़ाया ही नहीं था, इसलिए गलत हो गया ये पहला वाला, है ना। बी वाला क्यों गलत हो गया? क्योंकि टॉर्क बराबर आएगा P sin थीटा। अब अगर थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, भाई थीटा 90 डिग्री होगा ना, तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब हुआ कि आपका बी गलत हो गया, सी सही है। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इन पी इज पैरेलल टू, गलत, ये भी गलत है। पी अगर पैरेलल होता है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, वो स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम होता है। आपको हमने बहुत सारे सवाल करवा दिए, है ना, उसमें स्टेबल स्टेट इक्विलिब्रियम होता है, ये वाली चीज नहीं होती, तो डी गलत है। सी इज द राइट आंसर 9। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। An electric dipole placed in a non-uniform electric field experiences. An electric dipole placed in a non-uniform electric field experiences both a torque and a net force. Only a force but no torque. Only a torque but no force. भैया ये क्या नॉन यूनिफॉर्म है ना? नॉन यूनिफॉर्म है तो देखिए कोई दोनों चीजें हो सकती हैं, टॉर्क एंड फोर्स दोनों हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ई की वैल्यू अलग अलग जगह अलग अलग होगी, तो इसका मतलब एक पर लगेगा प्लस क्यू E1, दूसरे पर लगेगा माइनस क्यू E2, तो नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा। टॉर्क तो आपका लग ही सकता है डायपोल पर। तो एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस बोथ अ टॉर्क एंड नेट फोर्स। ओनली अ फोर्स नो टॉर्क, ओनली अ टॉर्क नो फोर्स, नो टॉर्क नो। ए इज द बेस्ट आंसर। आगे बात करते हैं। An electric dipole is placed in an uniform electric field with the dipole axis making an angle theta with the direction of electric field. The orientation of the dipole for stable equilibrium 0 डिग्री। आपको हमने बहुत सारे क्वेश्चंस उसके अंदर आए थे, जो अपने बड़े क्वेश्चन थे, तो लेक्चर के अंदर करवाए हुए हैं। आप जो है पूरा वो देखें, क्या बोलते हैं ना, प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है ये। The electric dipole moment of an electron and proton 0.43 नैनोमीटर, बस ये लो। अरे क्या सवाल है यार, इजी सवाल है बहुत, है ना। देखिए 12th क्वेश्चन क्या कर रहा हूं मैं, Q इंटू डी, P बराबर Q इंटू डी, है ना, P बराबर Q इंटू डी। तो P बराबर आपका Q है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। D कितना होता है? डिस्टेंस है आपकी 4.3 नैनोमीटर एंड 10⁻⁹। कुल मिलाकर के ये अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा
देखिए 16 4 जा 64, हाँ तो ये आ जाएगा 68.88, 6.88। आई थिंक फर्स्ट इज द राइट आंसर, इट लुक्स लाइक ए इज द राइट आंसर। देखो मेरी आप हालत देखिए, मेरी कैलकुलेशन करने की इच्छा भी नहीं हो रही, मतलब मैं बिना कैलकुलेशन के आंसर दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आना ही वही है ना, 64 से तो ज्यादा ही आना है। देखो 1.6 इंटू 4.3 6.4 से ज्यादा ही आना है, तो ज्यादा ही आना है तो मैं क्यों करूँ मैं कैलकुलेशन, मैं तो आंसर देके आगे बढ़ जाऊँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन अ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए व्हाट इज नेचर ऑफ द गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो गॉसियन सरफेस का जो एरिया होता है ना बेटा, एरिया जो होता है उसको हम पॉइंट टू पॉइंट वेक्टर लेते हैं। गॉसियन सरफेस जैसे मान लो ये है, तो यहां पर इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती है, यहां पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर होती है, हर जगह अलग अलग टुकड़ा एरिया वेक्टर होता है, इनफाइनाइटेसिमल एरिया वेक्टर होता है, तो वो वेक्टर होता है, स्केलर नहीं होता है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द गॉसियन सरफेस इन्वॉल्व्ड इन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेक्टर। देखिए हमने आपको ये पढ़ाया था फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो ये वेक्टर आया था ना डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, तो वेक्टर नेचर है, तो 13 का आंसर डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए आगे, 3 चार्जेज Q1 Q2 Q3 Q1 minus Q1 and Q2, ठीक है जी। As is a Gaussian surface, electric field at any point S is। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके कारण होता है भैया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल अंदर के चार्जेस ही कारण होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सारे चार्ज मिलते हैं, अंदर वाले भी बाहर वाले भी। तो ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट एस इज ऑल डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर असर इसका भी आएगा, इस पर क्या भी आएगा, इसका भी आएगा। फ्लक्स पर केवल असर इन दोनों का आएगा। अगर वो फ्लक्स पूछते कि फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन, तो फिर तो केवल इन दोनों पर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है इन्होंने, तो इसका मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण आता है। अगर ये ऐसे इधर भी होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण ही आता, अंदर होता तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण आता, बाहर होता तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड सबके कारण आता। चलिए, इन अ रीजन द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय E इक्वल टू दिस, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया दिस इन द रीजन। ये लो जी, हमने कहा था फाई E बराबर E वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो देखिए E वेक्टर इन्होंने दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये तो बेटा E वेक्टर है, मैं एरिया वेक्टर लिख रहा हूं। एरिया वेक्टर दे रखा है 10i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप, दे ही नहीं रखा 0 k और j, तो मैं तो 0 लिखूंगा फिर, है ना। तो आप देखिए ये कितना आया, ये आ गया है 20, तो आपका फाई जो है 20 आ जाएगा, बस खत्म। ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, खत्म। तो 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, डी इज द राइट आंसर। तो ये देखिए आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने ही आए थे और ये सारे के सारे सॉल्व हो गए। तो एमसीक्यू जो आते हैं ना बोर्ड में, वो बिल्कुल डायरेक्ट आते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको सीधे सीधे करना होता है। तो ये जो है आपके फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया कंप्लीट, यानी फर्स्ट चैप्टर के हमारे 7 लेक्चर पहले हो गए थे, आज ये छोटा सा एक लेक्चर और हो गया, फर्स्ट चैप्टर पूरा हो गया। अब हम अगली बार में सेकंड चैप्टर का पूरा करेंगे, राइट। ठीक है, नमस्ते।